2011 की जनगणना थी, जिसको जातिगत जनगणना कहा गया था, वो जातिगत जनगणना नहीं थी। ये जो बीच में एक तरीके से नाटक हुआ था उसमें कांग्रेस के शासन में, और ये जातिगत जनगणना हो रही है, वो जातिगत जनगणना कहाँ हो रही है, किसकी हो रही है, क्या किसी के पास कोई सर्वे करने के लिए आया? उसको एक सर्वे का नाम दिया गया था, किसी एजेंसी को काम सौंपा गया था, शायद 3000 या 5000 करोड़ रुपए दिए गए थे। बाद में फिर मालूम चला कि वो तो सर्वे था, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये इस बहाने से वो टाल दिया गया। ये किस तरीके का झांसा दिया गया था, और उसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानेंगे मनीषा जी? कि जब से ये हमारे धर्मेंद्र जी, अनिरुद्ध जी, रामेश्वर जी और तमाम साथियों ने, साउथ के स्टालिन जी और इन सबके जब ये खुलकर मैदान में उतरने के बाद, जब से ये नीट में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण लगा हुआ है, उसके बाद से तो ये लोग जो है वो हारमोनी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर ओबीसी के लिए कई तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सांसदों को अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हारमोनी तो ये लोग बिगाड़ रहे हैं। मैंने अभी किसी के जवाब में ये बात कही हुई थी, मैंने कहा भाई आप तो हमेशा हिंदू एकता की बात करते रहे हैं, आप तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि भाई हम आपस के जो मतभेद हैं वो हम लोग बाद में कभी भी निपट लेंगे, अभी तो हमें उनसे खतरा है, उनसे निपटना चाहिए। तो हमने कहा भाई अब इस समय वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपसे जो मतभेद है नीट में ओबीसी को आरक्षण में लगा, ऐसे आपकी असहमति हो सकती है या जो भी हो, जो इन मसलों को छोड़िए ना, अभी आप तो व्यापक हिंदू एकता बनाइए, थोड़ा चुप हो जाइए। अब करे क्या बात कर रहे हो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम चुप हो जाए? हमने कहा पर आपकी हिंदू एकता की बात कहाँ चली जाती है? और दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो विद्रोह हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसको लेके पहले तो बात ये है कि अगर ये मान लीजिए कि नीट में ओबीसी के आरक्षण की बात करें जो अभी मिला है, इसमें इसको लेकर अगर विद्रोह होगा तो विद्रोह कैसे होगा? विद्रोह करने के लिए सड़क पर उतरने वाले लोग चाहिए, थोड़ा कुर्बानी करने वाले लोग चाहिए जी। हाँ, तो अब वो कैसे हो करेंगे? विद्रोह हो ये सवर्णों की इच्छा है, लेकिन विद्रोह ये करेंगे नहीं। अब ओबीसी के खिलाफ भी हो सकता है जब या तो फिर ये किसी तरीके से एसटी तबके को भड़का दें कि भाई इनके खिलाफ विद्रोह कर दो, या फिर माइनॉरिटी को अगले कन्विंस कर सकें कि आपके साथ अन्याय है तो विद्रोह होगा। तो ये दोनों काम तो होने वाले नहीं है, तो विद्रोह कैसे होगा? ऐसे ही जैसे अगर एससी के खिलाफ का मामला था, एससी एसटी एक्ट वाला मामला था, या किसी और मामले को लेके अगर विद्रोह करना है तो विद्रोह कैसे होगा? उसके लिए उनको ओबीसी को ही भड़काना पड़ेगा। तो ओबीसी अब क्यों भड़केगा फिर? तो भैया जब आपको विद्रोह करना है और आप में विद्रोह करने की ताकत है ही नहीं, आप तो दूसरों को औजार बनाते हो, और दूसरा कोई औजार बनने के लिए अब तैयार नहीं है, तो विद्रोह कैसे होगा? और तीसरी बात, अगर विद्रोह होता भी है तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा विद्रोह हो। इस देश में तो जरूरत है इस तरह के विद्रोह की, इस तरह की उठापटक की, इस तरह के विप्लव आने की जरूरत है। उसी में बहुत सारे जो अभी तो ये तो आरक्षण की और जो भागीदारी बात, ये तो केवल छोटी बात है, और भी इतने सारे मुद्दे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सबको लेकर बगावत स्थिति बने, तभी इसमें सही तरीके से निदान निकलेगा, और देश के जिन लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, जिन लोगों के हाथ में संसाधन होने चाहिए, तभी वो होगा। अगर ये सब चुपचाप बैठे रहें या किसी तरीके से कोई शक्तिवाद के जरिए या कोई साजिश के जरिए अपने मकसद निकालते रहें, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। जो लोग इसके विरोध में हैं, नीट का आरक्षण है, जातिगत जनगणना का विरोध है, जो इनके विरोध में है वो खुलकर मैदान में आए, सड़कों पर आए, संसद में आए, मैदान में आए, जो जनसभा जो रैली होती है, रामलीला मैदान होते हैं, वहां पर सब सामने आए। ये सामने आ जाएंगे, उसी से इनकी गिनती हो जाएगी। एक जनगणना, इस सैंपल कास्ट सेंसस तो इनकी इसी में हो जाएगी जब ये रामलीला मैदान में आएंगे। रामलीला मैदान में एक छोटा सा टापू का भरा दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा, तो उनकी कास्ट सेंसस वहीं पर हो जाएगी। तो भैया विद्रोह करना है तो करो,
आइए आप लोग विद्रोह करो यार, हम बैठे हैं, हम चाह रहे हैं कि विद्रोह करो, आप भी कर रहे हो, विद्रोह की धमकी दे रहे हो, तो भैया ये कब होगा, विद्रोह कर लो यार। हम कह रहे हैं भैया, मैं कह रहा हूँ आप लोग, इन लोगों से मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ कि आओ भैया हमारे खिलाफ आप विद्रोह कर लो। लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये देखेंगे कि हाँ इनको कैसे भड़काया जा सके, एससी को, एससी एसटी को ओबीसी के खिलाफ कैसे भड़काया जा सके, ओबीसी को एससी के खिलाफ कैसे भड़काया जा सके, इन सबको माइनॉरिटी के खिलाफ कैसे भड़काया जा सके, इस तरीके से इनका काम ये होता रहा है। इसके अलावा ये और कुछ करने वाले नहीं है। कहाँ के विद्रोह, ये तो मैं इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जो गांधी जी के समय की बात थी, वो समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर एक तरीका का दबाव बना दिया गया, और मुझे लगता है कि उस स्थिति का आकलन डॉक्टर अम्बेडकर सही तरीके से कर नहीं पाए। और एक तो शायद वो बहुत ज्यादा अकेले थे, उनके साथ में उस तरह के साथी और वो नहीं थे कि उस पर किसी भी मसले पर, और उनका समाज भी तैयार नहीं था, समाज भी पूरा वंचित समाज भी थे। हाँ, पर समाज तो बिल्कुल तैयार नहीं था, समाज तो तैयार था ही नहीं। और लेकिन उनके जो साथी भी वो उस तरीके से नहीं थे, तो वो इस बात को नहीं समझ पाए कि जो बात कर रहे हैं कि अगर इससे तो विद्रोह हो जाएगा और जो अनुसूचित जाति का तबका है उनके ऊपर एकदम मारकाट मच जाएगी। उस बात पर वहां पर भी ध्यान देना चाहिए था कि ये इनकी सरकार नहीं है, ये जो सवर्णों वाली सरकार वो नहीं है, उस समय थी अंग्रेजों की सरकार थी। तो और उनके हाथ में उनको ये कन्विंस किया जा चुका था, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अम्बेडकर कन्विंस कर चुके थे या कर सकते थे कि भाई देखिए ये न्याय की मांग है, इससे हम आपको बता चुके हैं, आप सहमत हो गए हैं, अब इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने पर भी आप सहमत हैं, बस ये बात ध्यान दे लीजिए कि इसका समाज में इस तबके के ऊपर किसी तरीके से कोई हिंसा ना हो जाए, इनके ऊपर कोई, इनकी सुरक्षा पर आंच ना जाए। वो अंग्रेज सरकार अपने आप ही व्यवस्था कर लेती, इन्हीं हिंदुस्तान के ही लोग तो पुलिस में थे, यही की पुलिस के जरिए वो सबकी सुरक्षा भी कर देती, और उस पुलिस में अगर ये सवर्ण भी होते तब भी इनको अनुसूचित जाति के और जो वंचित तबके उनकी सुरक्षा करनी पड़ती। अरे अंग्रेज तो वो हैं जिन्होंने इन्हीं की हमारे देश के लोगों की ही सेना के बल पर 1857 की क्रांति और कितने वो सब उन्होंने फेल करा दिए। लड़ने के लिए कौन थे उनकी तरफ से? वो तो अंग्रेज वो इस काम सब में माहिर थे। तो उस समय भी इनसे कि गांधी जी जो कह रहे थे कि विद्रोह हो जाएगा, ये हो जाएगा, ना उस समय इनसे डरने की जरूरत थी और ना इस समय बिल्कुल डरने की जरूरत है, कोई भी बिल्कुल नहीं है। बस मैं तो ये चाहता हूं कि जिस तरीके से धर्मेंद्र जी और हमारे साथियों ने नीट में ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ा और मुझे जो एक संतोषजनक पहलू मुझे ये लगा कि अब तक जब भी इस तरह के आंदोलन होते थे सामाजिक न्याय के, तो उसमें हमेशा खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में देखें तो उत्तर प्रदेश या बिहार केंद्र में रहते थे। मध्य प्रदेश हमारा उस तरीके से नहीं रहता था, और ये बात का हमें बड़ा अफसोस भी होता था, अपने अंदर एक हीन भावना भी आती थी, क्योंकि मैं मूल रूप से छतरपुर से मेरा संबंध है। तो लेकिन इस बार मैंने इस बात जरूर देखी है कि खासतौर पर ओबीसी महासभा के हमारे साथियों ने इस बार मतलब भोपाल में जिस तरीके से एक उग्र आंदोलन किया और तमाम लोगों का साथ मिला, यानी जो कई सालों से ये लोग काम करते आए थे। मैं पिछले 2-4 साल पहले भी बीच में जाके देखते रहा था कि भोपाल में कई सारे ओबीसी संगठन थे जो अपने अपने लेवल पर काम कर रहे थे। तो यानी उस समय ये लोग जो पौध लगा रहे थे वो अब पौध बड़ी होके वो फसल सामने आने लगी है, जिसका नतीजा ये नीट आरक्षण में मिला। तो और मध्य प्रदेश जैसे प्रांत में ये होना सामाजिक न्याय के हिसाब से तो बहुत शुभ संकेत है ही, यह बहुत अच्छे राजनीतिक संकेत भी देता है। तो मैं तो चाहता था कि हमारे भी रामेश्वर जी नहीं है और अनुरुद्ध जी भी कंट्रोल स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो मैं तो चाहता था कि इसको एक वैचारिक विमर्श के साथ साथ में इसको एक अभिनंदन समारोह और अभिनंदन कार्यक्रम के रूप में भी इसको मनाएं। और क्योंकि मंडल आर्मी के चीफ हमारे अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने का ऐलान किया तब ये एकदम अकेले थे, लेकिन उन्होंने अकेले ही तय किया कि करेंगे, और पुलिस ने उनको जहां से भी वो खबर मिली उनको उठा के उनको डिटेन कर लिया, और 2-3 दिन उनको, जब तक वो 19 तारीख निकल नहीं गई तब तक उनको अंदर रखे रहे।
इनके कुछ और साथियों ने फिर संदेश फैला, तो कई साथी जो उनसे तब तक इनकी टच में नहीं भी थे, वो घूम फिर के यहाँ से छिपछपा के सुप्रीम कोर्ट में, वो कम लोग ही पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे वो धरना उन्होंने उन लोगों ने दिया। तो अभी एक पिछले कार्यक्रम में सब लोगों का हम लोगों ने सम्मान भी किया था। तो और रामेश्वर जी हैं, ये तो जो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी को 27% की बजाय 14% में निपटा जा रहा है, इसका मामला लगातार लंबे समय से उठाते रहे। वहां पर जो स्टेट ओबीसी कमीशन है उसका गठन नहीं हो रहा है, उसके मामले उठाते रहे हैं। और जो नीट आरक्षण लेके हर मुद्दे पर वो मतलब कानूनी लड़ाई ही नहीं लड़ते हैं, बल्कि मैदानी लड़ाई भी लड़ते हैं। और ओबीसी महासभा तो खासतौर पर ये नीट आरक्षण के बाद में अब कम से कम ये उत्तर भारत में और हम लोगों के बीच में सामाजिक न्याय के जो दायरे के लोग हैं उनके बीच में एक बहुत जाना पहचाना नाम बन गया है। इनके साथ ही वो ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी जी भी हैं, और कुछ और भी संस्थाएं हैं जो लगातार बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इसमें मध्य प्रदेश में भी ये बड़ी ओबीसी की चेतना आ गई है। तो बस मुझे लगता है कि एक बहुत सौभाग्य मुझे मिला कि एक साथ इतने सारे दिग्गज अतिथियों से बात करने का भी मौका मिला। और खुद मनीषा जी और खुद अनवरुण जी, आप दोनों भी इस पूरे आंदोलन में, चाहे मीडिया के जरिए रहा हो या सोशल मीडिया के जरिए रहा हो, आप लोगों ने भी बहुत अच्छी एक सार्थक भूमिका निभाई है। और नीट का जो ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण मिला है, मैं बराबर आप दोनों को भी, नेशनल इंडिया न्यूज के उन साथियों को भी जो स्क्रीन पर नहीं आते हैं, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में जो उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो उन सबका भी श्रेय उसमें नीट के आरक्षण में सिर्फ उनको ही नहीं है कि जो सिर्फ पर्दे पर आए हैं या जो भाषण दे रहे हैं या जिनके नाम के स्टेटमेंट छपे हैं, बहुत सारे लोगों की भूमिका है। और उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।